व्यूअर्स, बड़े अजीब और गरीब हालात इस मुल्क के हुए हुए हैं और इस वक्त पंजाब से लेके इस्लामाबाद तक कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मशीनरी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है इस मुल्क को इस वक्त कौन चला रहा है। हम आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत अहम मुकदमा चल रहा है। मैं भी आज कोर्ट रूम नंबर 1 में था और वहाँ पे बाबर अवान साहब के दलाइल सुन रहे थे। अली ज़फ़र साहब ने खैर चैलेंज ही कर दिया कि कोर्ट जो है स्पीकर की रूलिंग मुदाखिल कर ही नहीं सकती, चाहे स्पीकर जो है वहाँ पे गोलियां चला दे, लेकिन वो बकौल अली ज़फ़र साहब के वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने ये बात गोली वाली नहीं की, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कल आए या परसों, कल तक उम्मीद है आ जाएगा, वो तो बहुत डिफाइनिंग है मोमेंट इस मुल्क के लिए, क्योंकि जिस प्रेमिसेस के ऊपर ये रूलिंग आई है कि जी आर्टिकल 5 और अपोजिशन जो कि 2/3 रखती है वोटिंग पावर इस मुल्क की, यानी ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ माइनॉरिटी में उनके मुकाबले में उनके 68% वोट्स हैं। उनको इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा है कि आप गद्दार हैं और आपने अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और ये जो आई है वोट नो कॉन्फिडेंस इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। उन्होंने और कोई रीज़न नहीं दिया, उन्होंने और कोई रीज़न दिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर स्पीकर की रूलिंग को अपहोल्ड किया जाता है फॉर वॉट एवर रीज़न, वो तो मेरा कंसर्न ही नहीं है। वो जज साहब जानते हैं बेहतर, उनके पास कोई भी रीज़न हो सकता है बहाल करने का और अदरवाइज भी हो सकता है। लेकिन अगर रूलिंग को अपहोल्ड किया जाता है, चाहे उसकी वजह यही हो, आप जैसे अली ज़फ़र साहब फरमा रहे जी आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे आप पूरे पाकिस्तान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, स्पीकर रूलिंग दे दी है, बस वो अज़हर बिन शम्स हो गई है, तो फिर तो ये लोग इलेक्शन में जा नहीं सकते, फिर सिर्फ तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि ये लोग तो जाएंगे तो गद्दारी के टैग से कौन सा वोट मिलना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं आज सिंध के अंदर क्या हुआ है। इमरान खान साहब ने जो कल स्पीचेस किए हैं कि कब्रों तक की सियासत को नहीं छोड़ना और इनके गिरबान तक हाथ डालना, पता नहीं क्या कुछ करना, जो कल लाहौर फरमाया था उसका अमली मुजाहरा दिखाएं स्क्रीन के ऊपर। सिंध में फांसी दी गई है अलामती असम्बली के बाहर। पीटीआई के जो मेंबरान सिंध असम्बली हैं उन्होंने अपोजिशन को अलामती फांसी दी है गद्दार लेबल करके। अगर हम ये चला सकें फुल स्क्रीन, अगर आप ये देखें, ये इस मुल्क का माहौल बनने जा रहा है। ये फांसी चढ़ रहे हैं जी, अपोजिशन गद्दार फांसी, सिंध असम्बली पीटीआई के मेंबर्स फांसी दे रहे हैं। ये इस मुल्क का अमूमी माहौल है। और इसके अंदर कौन, पंजाब का जो माहौल है वो उससे भी वर्स हुआ हुआ है कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ऑर्डर दिया था एडवोकेट जनरल को कि आपने हर सूरत में, पंजाब असम्बली में जब अनाउंस हो चुका है कल की जो डेट थी उसमें आपने, यानी आज आपने वोटिंग करानी है। डिप्टी स्पीकर ने जो है बड़ा इंसाफ का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा ठीक है मैं आज जो है वो पोलिंग कराऊंगा, आज इंतखाब होगा वज़ीर आला पंजाब का। लेकिन क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर्स नहीं है, वहाँ पे आप देखें खारदार तारे लगी हैं। पंजाब असम्बली को बंद कर दिया गया। दोबारा दिखाइए जरा, खारदार तारे लगा के पंजाब असम्बली पे ताला डाल के, खारदार तारे लगा के, डिप्टी स्पीकर जिसके पास ये इख्तियार था, क्योंकि स्पीकर भाई साहब तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, उसके ऑर्डर को वायलेट किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, एडवाइस को नज़रअंदाज किया। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ ही सब नहीं है इस मुल्क के अंदर, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। ताले लगा दिए, खारदार तारे लगा दी, मेंबर्स को डिप्राइव ऑफ कर दिया उनके राइट से। अब वो अलामती तौर पे या पता नहीं कानूनी तौर पे एक फ्लैटिस के अंदर जो है होटल जो है उसके अंदर वहाँ पे एक डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुनक्कद कर लिया है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, और वहाँ पे मरीम नवाज साहबा भी पहुँची हुई हैं, हमजा शहबाज और उनके लोग भी पहुँचे हुए, अलीम खान साहब वगैरह सब पहुँचे हुए हैं। मतलब तमाशा निकला हुआ इस मुल्क का कि पंजाब इतना बड़ा सूबा जो है वो कई दिनों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है, वो कई दिनों से बगैर गवर्नेंस के चल रहा है। और जब वो वज़ारत आला डिसाइड करने का मामला है तो परवेज़ इलाही साहब ने जो है और इमरान खान साहब ने और जो नया गवर्नर अपॉइंट किया उन्होंने मिलजुल के जो है वो उस इजलास को 16 पे ले गए। सुप्रीम कोर्ट का भी रिगार्ड नहीं किया जो कल उन्होंने एडवाइस दी थी। मतलब इस मुल्क में किसी कानून का, किसी रूल ऑफ लॉ का, किसी दस्तूर का, किसी आयन का अमली तौर पे इस वक्त वजूद नहीं रह गया। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चल रही है वो भी पाकिस्तान के दस्तूर की और इस पूरी अपोजिशन की बका का सवाल उसके ऊपर खड़ा हुआ है। और पंजाब में जो मामला चल रहा है कि आपको मैं जरा पहले पंजाब जो हसन रजा साहब हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं। हसन, ये वहाँ पे क्या तमाशा लगा हुआ है, थोड़ा आप जरा हमें बताएं तो सही, वहाँ हो क्या रहा है? कामरा शाह साहब, जिससे आप बता रहे थे आइन और कानून पर कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, मेरे ख्याल में कहीं पर नहीं, बल्कि ये तमाशा बिल्कुल लग चुका है। कहीं पंजाब असम्बली में और अब जो है ये मुकामी होटल है बिल्कुल साथ, वहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है। क्योंकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से इजलास तलब किया गया था आज 7:30 बजे, जिसको स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो है वो कहा गया कि ये इजलास नहीं होगा क्योंकि गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया। सेक्रेटरी कौन है, वो चौधरी परवेज़ इलाही के ही दस्ते रास्त है, तो के हुक्म चलना है, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से पंजाब असम्बली तो मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई है। हसन साहब ये बताएं कि जब डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुला लिया और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इजलास बुलाया, इस इजलास की वैल्यू कानूनी है या सिर्फ अलामती है?
देखिए, कानूनी उस वक्त हो सकती है कारा साहब जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता। दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर ये कहते हैं कि जब मैंने ऑर्डर कर दिया तो फिर असेंबली सेक्रेटेरिएट पर वो हुक्म पर अमल दरामद करना ज़रूरी था कि वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते। लेकिन वो ये कहते हैं क्योंकि हमें स्पीकर से भी हदायत लेनी है, स्पीकर मौजूद है, अभी उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इसलिए जो पंजाब असेंबली का बाबत 1997 के आर्टिकल है 127 और दीगर 25 जो है उनको मद्देनज़र रखना होगा और कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम इजलास बुलाएंगे। वो एक तरफ और ये दूसरी तरफ हो चुके हैं। इनके साथ में अगर देखें तो 12 से 14 अफराद हैं मजारी ग्रुप के साथ। अगर आप देखें कांवड़ साहब कई ग्रुप बन गए। आपके ख्याल में इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ मेजॉरिटी में है या चौधरी परवेज राही मेजॉरिटी में है वजारत आला के लिए? देखिए, ये तो खुद चीज़ें वाज़े होती जा रही हैं। 201 पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और तकरीबन 159-160 के करीब ऐसे हैं जो चौधरी परवेज लाई के साथ हैं। गुज़श्ता रोज जब प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी बहुत शुक्रिया हसन मेरे भाई, आपने बताया वहां से ऑब्वियसली जहां मेजॉरिटी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को नजर आई है बकौल ऑपोजिशन के, वहां पर जो है वो आइन से, दस्तूर से, कवायद से, जवाबित से डिविएट किया गया इन वेरी क्लियर टर्म्स। मतलब पार्लियामेंट में तो मैंने खुद देखा कि ऑपोजिशन के जो है 176 से ज्यादा अरकान वहां मौजूद थे। अदम एतमाद प्रैक्टिकली हो चुकी थी, अलामती तौर पे हो चुकी थी और स्पीकर ने वो रूलिंग दे दी, जबकि उस वक्त इमरान खान साहब कोalition से महरूम हो चुके थे, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ चुके थे। लेकिन कमाल ये कि वो इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है और इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज्यादा फख्र का मुकाम दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम करते हैं, लेकिन जहां जहां आइन की खिलाफ वर्जी हो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा। मौजूदा केस में आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई, ऑब्वियसली अदम एतमाद की बात हो रही है जिसके अंदर वोटिंग 7 डेज में करानी थी। आर्टिकल 69 अपनी जगह जो भी है वो भी अगर इसे होने दिया गया तो इसके बहुत मनफी असरात हो सकते हैं। बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी, जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। ये चीज़ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं भी वहाँ मौजूद था, ये सारी बातचीत चल रही थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात है, कोई फाइंडिंग नहीं। और मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ कि राइटर्स ने ये खबर दी है, कल जो मैं आपको अपने तौर पे बता रहा था सोर्स, आप जरा ये हम अगर चला सके, राइटर्स ने खबर दी है जो पूरा प्रेमिसेस है इमरान खान साहब का, पूरा प्रेमिसेस है कि ये गद्दार लोग हैं, अमेरिकन साजिश का हिस्सा है। और वो इसके अंदर असल फैसला तो मेरे हिसाब से अस्करी क़यादत ने करना है, उनको चाहे कोर्ट बुलाए या खुद इस बारे में हल्फिया बयान दे। मेमो गेट के अंदर भी उन्होंने अपना एफिडेविट दिया था, तो यहाँ पे भी बहुत रिक्वायर्ड है इस वक्त मेरी ज़ाती राय में। लेकिन ये जो राइटर्स की खबर है वो मेरे सामने है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी ओहदेदार, इंपॉर्टेंट ओहदेदार की बात हो रही है, ने बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स से गुफ्तगू बताया कि मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तानी ओहदेदार जिनको इन तमाम चीज़ों का पता है, बड़ा अहम ओहदेदार है जिसका रेफर किया जा रहा है, उनके मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी को प्राइम मिनिस्टर के वो इल्ज़ाम कि अमेरिकन साजिश ऑपरेशन बिकी हुई है, उस इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। और पाकिस्तानी ओहदेदार के मुताबिक अकॉर्डिंग टू राइटर्स, जो बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है बरतानिया की, सिक्योरिटी एजेंसियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची। इस मुल्क को, ये मुल्क इस वक्त अनारकी की तरफ जा रहा है, ये मुल्क जो है इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसकी तरफ जा रहा है। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो अब गद्दारी या गद्दार होगा या गद्दार नहीं होगा, इसके ऊपर इलेक्शन लड़ने जाएगा अगर यहाँ पे फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ना हुए। हमारे साथ उस्मान डार साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ परवेज शाह खान साहब मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमें तारिक फजल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। परवेज शाह, अगर आप चाहती हैं कि शुरू कर दिया जाए साहब का, हुकूमत से चलें। डार साहब, ये पंजाब में भी तमाशा लगा हुआ है, इस्लामाबाद में भी तमाशा लगा हुआ है, रूल ऑफ लॉ है कहीं नहीं, आपकी गवर्नमेंट खत्म हो गई है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, लेटर लिखा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप किस मुंह से मुझे लेटर लिख रहे हैं, ना तो पार्लियामेंट, ना मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हूँ और ना हम मानते हैं आपकी इस बात को, हम तो इस रूलिंग को ही नहीं मानते। डार साहब ये क्या हो रहा है? सिंध में अलामती फांसियां दी जा रही है, गद्दार कह रहे हैं आप लोग अपोजिशन को। कामरान ये क्या तमाशा लगा हुआ है? ये सवाल तो आपका अपोजिशन से होना चाहिए। बकरा मंडी पहले मरकज में पाकिस्तानियों लगी थी, खरीदो फरोख्त का बाजार यहाँ ज़बरदस्त गर्म था, सिंध हाउस में रंगे हाथों पकड़े गए हमारे MNAs, बल्कि टीवी प्रोग्राम्स में इंटरव्यू भी उन्होंने वहाँ बैठ के दिए। और वही बकरा मंडी, वही ज़मीर फरोशी का बाजार अवारी होटल में लगा हुआ है लाहौर में। आप चले जाएं, अभी चलते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कामरान आ जाएं, कल ही चलते हैं दोनों भाई। 2 करोड़ रुपया पाकिस्तानियों, डार भाई मैं आपसे एक बात पे एग्री करता हूँ, पंजाब में मुझे बोल लेने दो ना यार, कामरान आप बोलते हो, आप फिर मेरे बात कंप्लीट कर लेंगे, आप बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जी बोले।
एक प्लाट आप सर, लाहौर बोल ले रहे, लें, आप झूठ नहीं बोल फॉर्चून रहे, आप गाड़ी सच बोल रहे, और मैं कह रहा हूं सच बोल रहे। मशहूर है और मशहूर है जमाना नून लीग का टिकट। ये चार चीजें पंजाब में एमपीओ को दे रहे हैं, 2 करोड़, एक प्लाट आपकी मर्जी इस्लामाबाद वाली कॉलोनी में ले लें या लाहौर वाली में ले लें, फॉर्चून गाड़ी और नून लीग का टिकट। ये क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? ये जो सारी एक बंदरबांट खुली हुई है लाहौर में, इसमें भी कोई अपोजिशन को शर्म दिलाओ मेरे भाई। ये हम तो नहीं कर रहे हैं ना, यही हमारे बंदे ले लेके जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लालच दे रहे हैं, टिकटों की दे रहे हैं, पैसों की दे रहे हैं। ये सारा पंडोरा बॉक्स इन्होंने खोला है। अब कामरान, आपने एक और सवाल किया था प्रोग्राम में, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये मुल्क जिस तरफ भी जा रहा है, पाकिस्तानी ये इस मुल्क की अपोजिशन लेके जा रही है। आप पूछे ना अपोजिशन वालों से, पंजाब पे मैं बताता हूं कैसे लेके जा भाई रही है। एक मिनट, अब मेरी बात तो सुन लें यार एक बात तो सुन लें। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि वहां बाजार लगा होगा, लेकिन बाजार तो आपके जो अलाई हैं परवेज राई साहब, उन्होंने भी मुबैना तौर पे लगाया मेरे भाई। आपने उनके 5 वोट लेने के लिए अपनी पार्टी के वसीम अकरम प्लस, जिसको 3.5 साल आप पूरे मीडिया, पूरी ऑपोजिशन, पूरी दुनिया से लड़ते रहे कि ये नहीं उतरेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक 5 वोट, वो भी 5 नहीं आपको 3 मिले। सौदेबाजी तो आपने भी की है, माजरत के साथ सौदेबाजी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी की, वसीम अकरम प्लस कुर्बान करके एक ऐसे पार्टी को। सर सुन तो लेना, आपने जवाब देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा बीच में, आई प्रॉमिस विद यू। आपने एक ऐसे पार्टी के बंदे को, चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला कैंडिडेट बना दिया, जिसको ना आपकी पार्टी का अलीम खान मानता है, जिसको ना आपकी पार्टी का तरीन ग्रुप मानता है। तो आपने कौन सी बड़ी असूल पसंदी की सियासत दिखाई है? प्राइम मिनिस्टर ने तो एंड में आके अपनी सारी असूल पसंदी में से खुद ही हवा निकाल दी। जी फरमाएं। पंजाब के अंदर देखिए मेरे भाई, वो स्पीकर पंजाब असेंबली थे ना, चाहे 5 सीटों वाले थे या 10 सीटों वाले थे, हमारे साथ गुज़श्ता 3.5 सालों से इत्तेहादी थे। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, अलीम खान या जितने भी, इन्होंने क्या किया है? ये मुश्किल वक्त में तो इमरान खान का साथ छोड़ गए हैं। इन्होंने 2 साल पहले क्यों नहीं खामोशी तोड़ी अलीम खान ने? चले मैं मान लेता हूं कि अलीम खान के साथ ज्यादतियां हुई होंगी, बड़ा नैब के नोटिस गए थे, तो फिर अलीम खान सीनियर वजीर क्यों बन गया था पंजाब का उसी बुजदार के नीचे? चलें जी, 100 दिन नैब काटी, वो भी इमरान खान ने पाकिस्तानियों, अलीम खान को टारगेट किया, उस्मान बुजदार ने किया, उसके बाद आके बल्दियात का वजीर बन जाता है। फिर अपनी फैमिली के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ जाकर उम्रे भी करते हैं, अल्लाह के घर हाजिरियां भी देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मेरे कामरान, मेरे भाई, अब दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान बदल चुका है मेरे भाई। आप एंकर करते हो, मैं बहुत दफा कहता हूँ आप मेरे फेवरेट एंकर हो। दुनिया बदल गई है, ग्राउंड में जाएं। एक वक्त था ना कामरान, आप मुझे कहते थे आ जाओ लाहौर में, आओ लाहौर में प्रोग्राम करते हैं। मैं कहता हूँ आओ चलते हैं पब्लिक में यार, और लोग परेशान, पता है क्या कामरान, लाहौर आपका घर है, मेरा घर है, आपका घर है, आजे मैं बिल्कुल ठीक है। चल अब मैं बहुत टाइम हो गया आपके साथ। हमारे अजीम पाकिस्तानी कह रहे हैं इनके चेहरे क्या हैं? भाई माशाल्लाह आप एनर्जेटिक वजीर रहे हैं। इमरान खान के साथ खड़े होते थे। मुझे याद आ रहा है, मेरी बात सुन ले, 1 मिनट, सिर्फ 10 सेकंड। ये ऐसे ही है कामरान कि मैं इमरान खान को छोड़ के उस बेशरम ख्वाजा आसिफ के साथ जाके खड़ा हो जाऊं और मैं कहूं मैं बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैं अब इमरान खान के साथ चले आप 1 मिनट हो गया और पाकिस्तानी भी परेशान है यार भाई। चले अब दूसरों को मौका भी दे दें यार, बस कर दें। अच्छा अब मेरी डार साहब को मेरी आवाज आनी चाहिए। इनका देखें, इनके साथ हमदर्दी करें, अदम एतमाद पे ठीक है, वोटिंग नहीं हुई, इन्होंने जो कुछ दिखाया। यही मेरा भाई डार जो था ना, पिछले से पिछले प्रोग्राम में आया हुआ, मैंने क्लिप रखा हुआ इनका, ये मुझे कह रहे थे इनको कहे लेके आए अदम एतमाद की तहरीक। इमरान खान की हुकूमत 2023 तक जाएगी और उसके बाद 2028 तो उसके बाद 2028 तक भी जाएगी। और ये कह रहे थे मेरे अगले साल जून के प्लान भी हैं कामयाब जवान के, और आए बस से कि कामयाब जवान बड़ा अच्छा चला है, लेकिन जो प्लानिंग कर रहे थे वो सारी प्लानिंग तो आपने, जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मिलकर इनकी तोड़ दी। अब आप इन बेचारों से क्या देखें ना, हुकूमत के बगैर बैठे हुए। 1-2 हफ्ते पहले आपको पता था कि उस्मान डार साहब जो नौजवानों के वजीर हैं और हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके पास गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं, तो और आपको क्या चाहिए बताएं? What else you want? पहली बात तो ये कि एक बात हम सबको जहन में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको हजम नहीं होती कि सदा बादशाही तो अल्लाह की होती है और ये इक़्तिदार आता है तो जाता भी है। सही है। जो लोग रहे हैं उनको पता है कि जब जाने लगता है तो पल भर में ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक उस्मान डार हैं तो दिल में खुश हो गए कि अब उस्मान डार हार गए इलेक्शन तो बाकी सारे तो पूरी पार्लियामेंट तहलील हो गई। जैसे स्मार्ट डार। मुझे एक बात है, जो बिलावल साहब की मैंने बात पढ़ी, मुझे लग रहा है आप लोगों को शक हो रहा है। अब कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त, या बिलावल साहब का ये ट्वीट आया कि इफ इट टेक्स 30 सेकंड्स टू पुल ऑफ अ कू, इट शुड टेक 30 सेकंड्स टू अंडू अ कू। कहने का मतलब ये है कि जी 30 सेकंड में वो रूलिंग आ गई, 30 सेकंड में उड़ा के रख दे, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आपको लग रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ऊपर कोई आपको ट्रस्ट का मसला हुआ है? नहीं जी, ये सब कहने की तो मेरी जुर्रत नहीं है,
लेकिन एक बात है कि आपने जो खुद ही मेंशन कर दिया अपने इंट्रो में, इस वक्त इस मुल्क में आग लगी हुई, बिल्कुल, इफ़ नॉट लिटरली तो वो मतलब बैठे हुए हम ढेर पे बारूद के, और कोई चिंगारी भी जो है वो इसको भड़का के ऐसी आग लगाएगी कि जो किसी का घर नहीं बचेगा। नो डाउट। और इस मुल्क में इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो इनके कुछ लोग कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म सबसे पहले खुद करें, एक तो वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो घुसे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुए हैं, कोई उनका नोटिफिकेशन नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और ना उनके आसपास वाले उन्हें बता रहे हैं। उसके ऊपर वो इस कदर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे चल रहा था कि जो जो लोग चले गए हैं, मैं उनके हलकों में ये करूंगा, जहां देखे जलसे करूंगा, जहां लोग गद्दार के लेबल लगाएंगे आप पे, वो लोग इनको पूछे कब्रों तक, भैया लामती फांसी दी गई। लोग आते हैं और जाते हैं आपकी पार्टियों से। ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप खुदा न खास्ता इस्लाम से मुनकिर हो गए तो आपकी गर्दन जो है वो मारी जाए। ये किस किस्म का सियासत है कि इस मुल्क में जो आपके साथ आया वो गुलाम बन गया, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं रही, वो बिक गया हमेशा के लिए, कि वो इधर से अकूबत खाने से बाहर आना चाहे तो कोई रास्ता नहीं। अगर आज कोई अपनी पार्टी के साथ ना रहना चाहे, कौन रोक सकता है? लेकिन इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने भी ये कहा है कि पार्टियों को खुद अपने आप को इदारा बनाना चाहिए कि पता करे क्यों लोग जाते हैं। आप अगर आज इस चैनल पे नहीं रहना चाहते, आपको क्या सर पे बंदूक रख के यहाँ बिठाया जाएगा, या आप सारी जिंदगी के लिए यहाँ बांधे गए? ये बात नहीं है। बात यह है कि जो खून रेजी और आग लगाने पे उकसाया जा रहा है, ये फसाद फिल अर्ज हो रहा है, ये अमर बिल मारूफ नहीं है, ये फसाद फिल अर्ज कौन कर रहा है? मुमकिन है ये प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, इसमें जो अब साबिक प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर गुंडा राज आइन को तोड़ने पर इनाम और इकराम दिया जाना है, इनाम और इकराम दिया जाना है, तो फिर हमारे में और किसी थर्ड वर्ल्ड की अफ्रीकी रियासत में जहां एक आदमी आता है तो फिर मर के ही जाता है, फिर कोई फर्क नहीं। तीसरा, दुनिया देख रही है कि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है? भाई पंजाब के पूरे मुल्क के अंदर अमली तौर पे कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। दे रहे हैं कि यहाँ सिविल एनार्की शुरू हो जाएगी तो हमारे एटमी असासे अप फॉर ग्रैब्स हैं, वो महफूज, ये पैगाम दिया जा रहा है। साजिश कहाँ हो रही है उसको समझिए। मैं लोगों को कहती हूँ साजिश ये नहीं है जो ये कह रहे हैं, साजिश जो हो रही है वो मुल्क के खिलाफ हो रही है। कि अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ये मैं चाहूंगा कि तारिक फजल साहब को भी बीच में इंक्लूड करने के बाद वो हमें ज्वाइन करें, लेकिन ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं तो भाई बाजवा साहब से कहूंगा आप आ जाएं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा टेक ओवर कर ले, कोर्ट में आ जाएं कम से कम, और आके एक बात तो क्लियर करें कि यहाँ पे मामला ये चल रहा है कि 2/3 ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो वोटर है या ऑपोजिशन, उस रूलिंग को अगर इंडोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो ये भी साबित हो जाएगा कि अमेरिका साजिश कर रहा है। चाहे एविडेंस, आज एविडेंस कोई, मैं कोर्ट रूम में था, कोई एविडेंस, बाबर रहमान साहब जजेस मौजूद पूछते रहे बार बार कि जनाब को एविडेंस बताएं, इधर उधर की कहानी ना सुनाए हमें। फिर एक जज साहब ने तो ये भी कहा, आई थिंक जैसे इजाज़ हुसैन साहब थे, उन्होंने कहा कि ये आप सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं, कोई ठोस एविडेंस है? तो बाबर रहमान साहब कहते हैं इन कैमरा सेशन आप कर दें, मैं आपको बहुत सी, उन्होंने कहा भाई इधर ही बताएं जो बताना है। लेकिन ये बड़ा डेंजरस जा रहा है। ये अगर इलेक्शन, ये रूलिंग अपहोल्ड हो जाती है और इलेक्शन फौरन हो जाते हैं, सिर्फ इमरान खान होंगे, बाकी सब गद्दार और फारिग होंगे, उनको तो अपने हलकों में जगह नहीं मिलनी मुंह दिखाने की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। इस वक्त जी पाकिस्तान डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़ा हुआ है, सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। पंजाब में तो जो गंद हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बाबर रहमान साहब ने एक बात उनकी मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि सर यह फैसला इस साइड पे होगा या उस साइड पे होगा, दरमियानी राह कोई नहीं हो सकती। और ये बात मैं उनसे 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन तारिक भाई, अगर फैसला उस साइड पे हुआ तो इस इलेक्शन की क्या स्ट्रेटजी? कोई अभी से गद्दारी के स्टैम्प और फांसियां मिल रही है लामती आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जनाब देखें, सबसे पहली बात तो आ जाते हैं जो आपने बात की, या इधर फैसला होगा या उधर होगा, होना इसी तरह चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर उधर होता है, उधर होने का मतलब ये है, आपसे पूछूंगा ना, अगर उधर होने का मतलब ये है कि ये कह दिया जाए कि जनाब जो हो गया है गलत, या इसमें फ़लाँ चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि कौम तैयार हो गई है, माहौल बन गया है, लिहाजा इलेक्शन की तरफ जाए, यही है ना उधर होना। या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है उसकी रूलिंग को हम कुछ कह नहीं सकते, उसकी रूलिंग का चैलेंज। बात तो एक ही है, बात एक ही है कि जो हो गया बेशक गलत है, आप क्या करेंगे? हाँ जी, आगे बढ़ें। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमारे मुआशरे का एक दस्तूर है, जो महज़ब मुआशरों का होता है कि आप किसी की बहन बेटी का अगर रिश्ता मांगते हैं तो पहले बाइज़्ज़त तरीके से रिश्ता मांगा जाता है, फिर उस पर निकाह होता है, फिर बारात होती है और घर बसता है। ये है दस्तूर, आइन। ठीक। एक ये है कि खुदा न खास्ता किसी की बेटी को अगवा कर लें और उसके बाद कहें कि जनाब वो थोड़ा गलत तो हो गया है,
लेकिन अब निकाह क्योंकि कर लेते हैं और निकाह आगे हो चुका बढ़े। है, चाहे निकाह रजामंदी नहीं हुआ, थी, अच्छा। अगवा हुआ है, अगवा हुआ है, अगवा हुआ तो है। अब शादी कर दें। अब घर वालों को कहेंगे अब यार आप आ वैसे जाएं। ये मिसाल किसी वकील के जेल में भी नहीं आई आज अब कोर्ट आप आ में। जाएं, अगवा के बाद लड़की तो आ गई है हमारे पास, तो आप अब ये आ सिचुएशन जाएं। नहीं मानेंगे। अब हम निकाह करते हैं, आगे चलते हैं। इस पे फितना और फसाद होता है हमेशा, कत्ल होते हैं, घर आबाद नहीं होते, कभी भी नहीं होते। तो एक दस्तूर के मुताबिक अगर आप चलेंगे, इस तरह आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस गलत को तो आप पी जाएं, ये तो गलत हो गया है, आप आगे चलें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आइन की दुरुस्तगी होनी चाहिए। ये बात हमारे तमाम एलाइज को भी पता है, ये बात पाकिस्तान के यानी आप कह रहे हैं यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट इलेक्शन। इस तरह अगर आपके मैं ऊपर समझता हूँ कि अपोजिशन का इस तरह के इलेक्शन में जाना और ये मान के जाना कि जनाब वो जो साजिश वाली बात थी, वो भी अमेरिकन ठीक स्पॉन्सर है, पे हम शरीक थे। जो आप पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा वो भी ठीक है। मैंने तो कल भी प्रोग्राम में कहा था, परसों भी कहा था, मैंने कहा जो मुझे मेरे मुंह पे गद्दार कहेगा मैं तो उसके बाप को भी गद्दार कहूँगा, मैं उसके दादे को भी गद्दार कहूँगा। मैं किसी की मुहिब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं करता, मेरी मुहिब्बुल वतनी को कैसे कोई चैलेंज कर सकता है? ये बड़ी एक जज्बाती भी बात है लेकिन हकीकत में मबनी भी है। आप पूरी अपोजिशन को गद्दार करार दे के इलेक्शन में उसे झोंक दें, ये कैसे हो सकता है? और सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, आइन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ जनाब, उस दिन मुझसे कुछ दोस्तों ने, कुछ पार्लियामेंटेरियंस भी थे जिनका ताल्लुक फाटा से था, बलूचिस्तान से था, और वैसे भी ज़ाहिर इन इलाकों में हमारे दोस्त भी बसते हैं। जी जी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कसम उठा सकता हूं कि कामरान भाई क्या उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आप दिन दिहाड़े यहाँ पे आइन तोड़ें इस्लामाबाद में, पंजाब में तो जायज़ है, अगर हम आइन ना माने बलूचिस्तान में और फाटा में तो हम टेररिस्ट हैं, हमारे ऊपर आप जनाब टैंक लेके चढ़े, चोर और टैंक डाकू लेके चक्के दौड़े। कहेंगे जी। तो अगर ये आइन सर, तोड़े तो ठीक है, जो भी तोड़े, यानी कि मैं तो आप यही लोग कहता तोड़े या हूं। बड़े लोग तोड़े। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ ना कि मैं कहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो आइन को नहीं मानता मैं उसका मुखालिफ हूँ। उनके गिले शिकवे अपनी जगह पे बिल्कुल होंगे, सही है, जायज होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन वो कहें हम आइन को नहीं मानते, आइन को तोड़े, मैं उनका मुखालिफ हूँ। अगर आइन इस्लामाबाद में तोड़ा जाए तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि बिल्कुल उनके ऊपर सही। आप तोपें दागे आप- ये कोई मामूली बात है? बिल्कुल मामूली बात देखिए, नहीं। एक आखिरी बात सुन लें सर, आखिरी नहीं भी क्या आपने है? बोलना है। हाँ जी। आइन क्या है? आइन ये है कि इस दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक आपको वो दस्तूर कह रहे दिया स्पीकर है। की रूलिंग नहीं चली हो वो सकती। आज कुरान अली पाक जफर है, साहब कह के गए जजेस वो को। कुरान पाक है। आप एक छोटी सी ये फोन भी है ना, इसको चलाने के लिए भी एक मैनुअल मिलता है, बिल्कुल, ये कैसे चलेगा। दुनिया को चलाने का मैनुअल कुरान है, सही। मुल्क को चलाने का मैनुअल जो है वो आपका आइन है। कोई भी शख्स, वो स्पीकर हो, वो चीफ जस्टिस हो, वो आर्मी चीफ हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, आइन से बालातर नहीं है। जब आइन को ब्रीच करेगा ही इज आंसरेबल। अब स्पीकर कहे कि ये पहली रो के 6 बंदे जो हैं अपोजिशन के, फांसी लगा दो, कोई कहे आप चैलेंज ही नहीं कर या सकते। इनका वोट ही काउंट ना करो। सर देखें, असेंबली चलाने का, मैं 10 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। ठीक है, एक होता है जिसे कहते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर्स, बिल्कुल ठीक। कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द असेंबली। ठीक। वो आप कहें कि स्पीकर बाइख्तियार सर, है, आपका point आ लेकिन गया ये। आइन को तोड़े, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल करे, परमेश, इससे पहले वो मैं ना डार साहब स्पीकर के पास कर जाऊं, सकता है, या ना मैं कोई डार और साहब कर के पास सकता हो है। गया जो आपकी तरफ, उसके बाद आप जरा इसको इकट्ठे। उस्मान भाई, आपने जज्बाती नहीं होना, मुझे 1-2 सवालों के आपने जवाब देने जो बड़े क्लियर कट कौम जानना चाह रही है आपसे। अभी इमरान खान साहब के बयान चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मुहर्रिफ अराकीन के हलकों में जाएं और उनको रियलाइज़ कराएं कि प्रवोक करें, नौजवानों के घरों पे शायद कुछ जाके बाहर खड़े हो जाए, प्रोटेस्ट करें कि ये गद्दार है, जो भी है। आपका भी यही राय है कि ये 2/3 मेजॉरिटी वाली जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ऑपोजिशन है, क्योंकि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, चले मैं ये नहीं कहता शिकस्त फाश नजर आ रही थी तो आपने इसलिए किया, आपने तो बड़ा हक में बात की होगी, आपको तो बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आई होंगी, DGI ने ब्रीफ किया होगा, आर्मी चीफ ने कहा होगा जनाब या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हालांकि राइटर्स वाले कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपके पास पूरा सही एविडेंस होगा कॉन्क्रीट। ये और बात है कि बजाय इसके कि जब आपने इनको इनकी रूलिंग के जरिए इनकी अदम एतमाद को रद्द किया था, आपको असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, आपको चाहिए था गद्दारों के ऊपर मुकदमा चलाते, आप इनको कटहरे तक लेके आते, आपको दोनों हाथों से आपने ये नहीं किया, आपने राय फरार इख्तियार की, क्योंकि एतमाद का वोट फिर किस तरह मिलता आपको। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये सर कि आप इसी तरह इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर इन पर ठप्पा लग जाए गद्दारी का, फिर तो अकेले आप इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो नहीं लड़ेंगे जहां तक मुझे नजर आ रहा है। देखिए कामरान, जो भी है आलमी ताकतों के साथ मिलकर इस मुल्क में साजिश कर रहा था, वो सारे साजिशी चेहरे समझ आएंगे। लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया तारक फजल चौधरी ने, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो बच्ची अगवा हुई और अगवा करके निकाह हुआ, ये किसी वकील के ज़हन में आना चाहिए था। कल मैं अपने वकला से ज़रूर बात करूँगा पाकिस्तानियों। तारक फजल चौधरी का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे याद करा दिया कि हमारी काबिल एहतराम MNAs खवातीन अगवा कर सिंध हाउस में डालकर इमरान खान को कहते हैं आ जाओ तरीके में एतमाद खेलें। अब बाबा अगवा तो आप लोगों ने किया औरतों को, MNAs को, और बात हमारी अगवा की कर रहे हो।
तो अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने पाकिस्तानियों, वो अपनी मर्जी हमारी से शादी हवा की की उनको अगवा करके मैंने जो वो एग्जांपल वो है कि वो लड़की जो इसी तरह ठीक है मर्जी से शादी कर ले 18 साल से ऊपर हो, वो ये मिसाल बनती है सिंध हाउस वाली। हाँ तो बाबा नहीं, ठीक ये है तो ना, देखे ना, अब सिंध हाउस खुद की मान कोई ऐसी है लिया ना कि हमने अगवा किया मैंने इसको, अभी फिर कामरान बोल रहे हो ना यार, फिर बोलते हो आप ऑनरेबल खवातीन है। कामरान आप भी नहीं, बोल नहीं, रहे हो मेरे नहीं, भाई नहीं, ने मैं कह रहा हूं, कामरान भाई की बात को भी गलती का ऑब्जेक्ट खुद ही किया। इतराफ कर लिया मैंने कहा अगवा ऑनरेबल करके। खवातीन है, तो हमारे उनकी बात नहीं हो रही ने अगवा किया हमें जेंडर बात हो करने के लिए, एमएनएस की बात हो रही है, MNS की जेंडर बात छोड़े करने के लिए आप। सिंध हाउस में सारी खवातीन थोड़ी थी वहां आपकी। नहीं अगवा नहीं किए, इसलिए बड़ा अच्छी एग्जांपल अच्छा यार डॉक्टर साहब, मैंने आपको आपने ये तो कसम खाई हुई है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल है सवाल अच्छा पर मेरा आपसे भी कोई सवाल है कामरान, मेरा आपसे भी सवाल है यार, मैं आपका जवाब देता सवाल हूं ना। गद्दारी का। आप भी माशाल्लाह मेरे भाई हो, सर। 4-5 दिनों से बड़ा अब तो आप गला मिनिस्टर फाड़ नहीं रहे रहे, हो अब तो बराबर हो गए। जी, जी। आइन टूट गया, आइन टूट गया कामरान। पाकिस्तानियों मेरा भाई कामरान एंकर जो है वो 5 दिन से गला फाड़ रहा है, आइन टूट गया, आइन टूट गया। अगर कामरान पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मैं सवाल रखता हूं, कल सुप्रीम कोर्ट कहती है आइन नहीं टूटा, आप इस शोबे से वाबस्ता रहेंगे एंकरी से? जितना आपने खपरोला बजाय इसमें मुझे ओ भाई एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट ठहरे सुप्रीम कोर्ट से पहले ही फैसला सुना दिया मेरे आप भाई। पहले आप रिजाइन आइन करें, तोड़ मेरी दिया बात है। सुनो एक मिनट, सियासत से ठहरे और ठहरे तो सही ना यार, और ठहरे ना। डार साहब की क्लिप चलाएं, ये मेरे प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने पता नहीं क्या क्या दावे किए थे। आप पहले सियासत छोड़ें, जो आपके दावे जो हैं, मैं आपको कुछ और तो नहीं कह सकता, आपके पांव पे पड़े चले और कहीं नहीं पड़े। सुनवाएं जी क्लिप, पहले आप छोड़ें। किसी सतह पे कोई प्रेशर नहीं है कामरान, आप अपने कैमरामैन से पूछ सकते हैं। जब आप ब्रेक पे थे तो मेरी टीम की कॉल आई और मैं उनसे जून तक के कामयाब जवान के इवेंट्स फाइनल कर रहा हूँ, इतने अल्हम्दुलिल्लाह पुर उम्मीद है। तो ये लगे रहे हैं, ये 3 साल से यही कर रहे हैं, एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगा दिया है। कौन सा कोई पहली दफा ये बाहर निकले हैं? मैंने ये नहीं कहा हमारे लोग पैसे पकड़ रहे हैं, मैं क्या अगर कोई पकड़ेगा भी तो होना कुछ नहीं है। बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पार्टी की तंजीम साजी पे तवज्जो दें, अगले 2023 के इलेक्शन की तैयारी करें। बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, घबराए पड़े हैं, उस पे मैदान लग जाएगा, उस पे फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब जिसे हम वसीम अकरम प्लस कहते हैं, ये पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। तो क्या कहते हैं 3.5 साल से यही नंबर्स हैं और 3.5 साल से 1 दर्जन दफा इन्हीं नंबर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ना। तो मैं एक जवाब दे दूं। अगर ये इतने ही एतमाद में है कि ये हुकूमत गिरा सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं तारीख छोड़ो, कोई महीना ही अनाउंस कर दो। अगर उस महीने में ये तरीके में एतमाद ना ला सके तो जुबैर का काम है कि इस प्रोग्राम में बोले कि मैं इमरान खान को अपना लीडर मानूंगा, मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। साहब मर जाएंगे, कुछ लीडर नहीं मानेंगे अपने भाई के लीडर को। अब आपने खुद शिकस्त के खौफ से असेंबली तोड़ दी, अब आप जरदारी साहब को अपना लीडर मानेंगे, नवाज शरीफ को? सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, मैंने फिर भी नहीं किया। मैंने कहा चलो भाई का मिनिस्ट्री नहीं। सुनो सर, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। और यार ठहरे ना एक मिनट यार, अभी ठहरे ना। और मैं जो हालत चीख के कह रहा हूं, अगर कोर्ट का डिसीजन आ भी गया, मैं कोई किसी पार्टी का पालतू नहीं हूं कि मैं उसके डिसीजन का पाबंद हूं। मैं अपना एनालिसिस फेयर कमेंट दे सकता हूं उसके ऊपर मेरे भाई, मेरी कोई पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है, मेरी अपनी एक राय है। आप समझते हैं दस्तूर नहीं टूटा, जज साहब भी समझेंगे, उनका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन हमें दस्तूर ने ये परमिशन दी है, हमको पालतू नहीं है कि जी जो कह दिया पार्टी हेड ने वही करते रहेंगे। मेरे भाई आप पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए कि जी मैं ये कह रहा हूं मेरा है, आप पहले रिजाइन करें ना इस पर सियासत से। जो आपने कहा था जी महीना ही बता दें, वो तारीख ही अदम एतमाद में वोटिंग से भागे आप, और अभी वोटिंग से पहले आपने असेंबली तोड़ दी। बोले डॉक्टर साहब आपने क्या कहना, गद्दारी वाला तो आपने जवाब देना है ना। हम हमारा काम है अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारा काम है गद्दारों को रोकना, हमारा काम है आलमी साजिश को नाकाम बनाना। मेरे भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, इसलिए डट के खड़े हो गए इस तरीके में एतमाद के लिए। आप करें आलमी ताकतों की तर्जुमानी, आपका हक बनता है, आप कोड करें। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का यकीन नहीं करेंगे, आप डोनाल्ड डू का यकीन करेंगे, जो फरंगी बाहर बैठा हुआ है वो सच बोल रहा है, पाकिस्तान का वजीर हारजा झूठ बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, ये सारी मीटिंग झूठ बोल रही हैं। तो इन दोनों से पूछो भागे क्यों थे पार्लियामेंट से, क्यों नहीं आए नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में जो पार्लियामेंट की है, भागे क्यों थे? इन पे शक नहीं होगा तो क्या होगा? यार भाई देखे आप इनके साथ, देखे मेरा आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय, आप इनके साथ बात करें, मुझे जब आप बीच में इन्वॉल्व करेंगे भाई, मैंने कभी यूटर्न नहीं लिया। आपका काम मैं तो अपने चेहरे में भी 10 साल से हूं,
आप हमें नहीं सर, क्लियर नहीं मेरी करने दें। मेरा आप मेरा कह काम, रहे हैं जी, ओ मेरे आइन तोड़ भाई दिया, मैंने कौन सा ऐसा हो गया यार डार साहब मेरी बात सुन, अभी कह और रहे हैं डार आप साहब सुन प्रॉब्लम तो ले, जब पनामा का ट्रायल चल रहा था इनकी, और सुन तो लेना यार, जब पनामा का ट्रायल चल रहा था हम इससे ज्यादा कंडेम, हम तो कन्विक्शन कर दिया करते थे नवाज शरीफ की, उस वक्त तो आप तालियां पीटते थे इस तरह करके, क्लैप क्लैप फुल हाउस क्लैप। तो हमें ना पता है जर्नलिज्म जिस यार, डगर पे जा चुका है, पनामा का क्या अल्हम्दुलिल्लाह मुआवजा आपकी कर रहे हो? मेहरबानी से, और पनामा में तो एक हमने डाकू पकड़ा हमने गया था। बड़ा गलती की हमने भाई, चोर आपको फॉलो पकड़ा किया, गया। आपको यहाँ फॉलो तो किया इमरान खान आपने, मुहिब पे जिनको होते डाकू का, पाकिस्तानी- डार साहब आपके तो क्या असूल है यार, जिसको डाकू कहा आपने उसको आप वज़ीर पंजाब बना रहे हैं। वसीम यार छोड़ दे यार डार साहब, असूलों की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लेकिन अभी बात यह है कि उन्होंने कहा जी आप लोग भाग गए, आप लोग गद्दार हैं, और हम गद्दारों को तो जो है ऐसी अदम एतमाद आ रहे हैं, उनके एविडेंस है, वो मौके पे दिखा देंगे, सीधी सी बात। एविडेंस है ना, मौके पे दिखाएंगे, सारे लोग यहाँ हैं, देख ली जाएगी जिस पे गद्दारी साबित हुई। मुझे सिर्फ ये बताइए कि 2009 में एक यूके की कोर्ट में केस चला था जिसमें इमरान खान साहब ने हरबियार मरी के हक में जाकर टेस्टिमनी दी थी, गवाही दी थी, शहादत दी थी, और कहा था किस चीज़ की? कि 2009 में यूके के आप कोर्ट में हरबियार मरी के बलूचिस्तान में जो अटैक्स हो रहे थे उस वक्त, उस पर केस चला था। उसमें ये गवाह के तौर पर गए, उन्होंने शहादत दी कि, और कहा, इनकी स्टेटमेंट है, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता अपने मुल्क की जो है तो आपका मिलिट्री point क्या है? एजेंसीज। मेरा पॉइंट है कि ये गद्दारी नहीं है। मेरा पॉइंट है कि इजरायली जहाज यहाँ उतरा इनके जी। वजीर आजम बनने के चंद दिनों बाद, एविडेंस है आपके पास इसका? बिल्कुल सबके पास, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, लोगों ने उसकी ट्रैक की, जहां से उड़ा, जहां पहुंचा, किसका जहाज था, आज तक कोई उसमें कहां आया, किधर लैंड किया, उसमें कौन इस्लामाबाद आया, कोई उसकी लेकिन परवेज साहब एक बात माने कि उसकी पाकिस्तान कोई तहरीक इंसाफ investigation की, हुई। पाकिस्तान तहरीक फिर- इंसाफ की इमरान खान साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव लिया ना आलमी साजिश का आप लोगों के खिलाफ, ठीक है, एक मानते बात हैं। माने उसकी पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ में अच्छा बढ़ी बात है, सुने, बहुत बड़ी आप है। एक काम ये इनसे कहना, अमेरिका साजिश कर रहे हैं ना, अमेरिका जो है बुरा है, उसका चंदा बड़ा अच्छा है, वो तो वापस मारे, जो इतना उनके ऊपर केस भी बना हुआ है, उठा के मुंह पे मारे, 200 अरब तो नहीं मुंह पे मारे, वो चंदा ही उनके मुंह पे मार दे यार। वो तो प्राइवेट पाकिस्तानियों ने वापस करें दिया, यार। प्राइवेट पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी दिया। चंदा भाड़ में जिसने वो दिया, जिसके पाकिस्तानी भेजते पास हैं। अमेरिकी, और यार मैं जो कह चुका हूं अमेरिकी- डार साहब, तुसी जिसके पास मैं कह अमेरिकी चुके हैं कि nationality पाकिस्तानियों ने है, जीता है, वापस तुम सुनते कर नहीं दो। हो। खाली पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, उसमें यहूदियों मैं ने आपकी दिया, तरह थोड़ी हूँ कि उसमें पार्टी भारतीयों की ने पॉलिसी दिया। को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जो हक की बात होगी करेंगे, डंके की चोट पे इमरान खान को बड़ा सपोर्ट किया है। और ये फांसियों का शौक जो बहुत था ना, इनका एक वजीर को भी था, इन्होंने तो आज जो अलामती फांसियां दी हैं, फांसियां हुई ना हमारे लिए तो नई नहीं है, लेकिन आपकी तो मुश्किल हर है गर्दन फांसी के फंदे में आएगी, सारी मोटी मोटी गर्दनें जो इश्तिहाल फहरा रही हैं, डार बड़ा वो खुश है अपनी भाई मेरा गर्दनें भाई। जो है चमका के रखें कि सब फांसी डार के की फंदे में गर्दन आएंगे। सब डार आएंगे। मेरा भाई। नहीं क्या समझते यार, हैं मैं कि कोई बच्चे कैमरामैन का को बोलूं सिर्फ ना, आप आप ले ले। उसके मुखालिफिन के घरों तक ये लगेगी। कैमरामैन हम को आदमी बोल दूं, मेरा नहीं नाम जानते। ले ले, तारिक हमें फजल नहीं साहब, पता कि क्या क्या चीजें पीछे कामरान- कार फरमाए, हम कहते नहीं हैं, कैमरामैन हमारे कैमरामैन को बोलो बोलूं जी, मेरी बोलो, गर्दन का नाप हमारे ले। यार लोग भाई, हमारी पार्टियां बंद करती हैं। आप हमें कुछ भी कैमरामैन कहें, को आप बोलना हमारे मेरी दिल के गर्दन करीब का हैं, नाप तो ज्यादा लेके अच्छे लग जाए रहे हैं। आज। हाँ, नहीं, गर्दन- डार को बचा लेंगे, नहीं, बाकी ये सारे काम पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, अपने ये कैमरामैन फांसी को नहीं देते कभी किसी को, कैसन का नाम ये फांसी के खिलाफ है। उस्मान डार को हम खुद बचाएंगे। तारिक भाई, यार वैसे डार भाई बात ये है कि आपको लगता नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और आपके लीडर ने पूरी कौम को किस तरह लगा दिया यार, ये आपके कोलीग्स हैं, आप भी मजबूर हो गए इमरान खान साहब की फिलॉसफी के तहत वो गद्दार कह रहे हैं। तारिक भाई वैसे ये इलेक्शन क्या होगा जो होगा, मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि किस तरह, ये तो खून रेजी नजर आ रही है मुझे। देखिए इलेक्शन तो होगा लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह की भी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह तो वाकई एक ऐसी इलेक्शन जिसमें आपने मतलब आप तो तकरीबन आप ये कहें कि आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट को आप गद्दार डिक्लेयर करके और उसके बाद आप इलेक्शन में जाएं, इस तरह तो इलेक्शन नहीं होगा। इसके खदोखाल आपको ठीक करने पड़ेंगे। और देखें मुझे एक वो शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद तो नहीं है, लेकिन उसमें जो मतलब उसका मफहूम ये है कि मुझे काफ़िला लुटने का इतना अफसोस नहीं है सही, जितना अफसोस इस बात का है कि लुटने का जो एक एहसास ज़िया होता है वो नहीं नज़र आ रहा मुझे। ये मैंने बात इसलिए की कि आप देखिए कि इतनी वाज़ेह चीज़ें हैं, टक 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 बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है। यानी जब इमरान खान साहब को अभी अदम एतमाद की तहरीक जब असम्बली में पेश हुई इससे हफ्ता पहले, एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करते हैं कि आप मेहरबानी करें अपोजिशन को कायल करें कि वो अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले, मैं असम्बलियाँ तोड़ देता हूँ। उस वक्त तक अपोजिशन का दार नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा किया, मुझे पता है, ज़ाती तौर पर पता है उन्होंने किया। अपोजिशन ने नहीं माना, उन्होंने कहा जी हम वी डोंट ट्रस्ट, ये जवाब इमरान खान साहब को दिया गया। अब उसके बाद तक तो अपोजिशन का दार नहीं थी, फिर बीच में चंद नाम पड़े, मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक मशहूर कानूनदान है
ताल्लुक मेरे खित्ते से है, पोठवार से है, ओके, एक दो और लोग हैं, हम ज़ाती तौर पे उन्हें जानते हैं। मुशावरत हुई, कहाँ मीटिंग्स हुई, ये भी हमें पता है। और उसके बाद ये दूसरा जो रास्ता निकाला गया कि जनाब अब एक आर्टिकल 5 का हवाला दे के, आर्टिकल 5 क्या है? हर शहरी को पाकिस्तान का वफादार होना है, उसका सहारा लेके आपने तमाम अपोजिशन को जनाब गद्दार डिक्लेयर करके और अमेरिका के मुखालिफ नारा लगा के आप इधर बैठे हैं। यानी जब आप अपोजिशन को कह रहे थे, और इमरान खान साहब ने, आपको याद है इंटरव्यू में खुद कहा, गो के थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, लेकिन तारिक कि साहब, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था, इलेक्शन भी कोर्ट कह दे तो उसमें बुराई क्या है? आप लोग भी चाहते थे फॉर इलेक्शन, इमरान खान साहब ने चाहे जिस वजह से भी किया, लेकिन फॉर इलेक्शन। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अल्टीमेट इलेक्शन तो जाना, हम लोग ही इलेक्शंस के तो हैं, फिर तो मसला इलेक्शन क्या में लड़ना है? है। वे फॉरवर्ड ना करें। वे फॉरवर्ड उसका फिर ये है कि फिर ना सुप्रीम डरो, कोर्ट ये कहे कुछ कि नहीं ये जो होता। रूलिंग दी है ये गलत है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, ये गलत है। अब गवर्नमेंट के पास कोई सबूत नहीं सुप्रीम है। कोर्ट आपके जो कहने पे अमेरिकन क्यों रूलिंग देगी? साजिश कहा गया, ये बिल्कुल गलत है और आप झूठ कैसे है। डायरेक्शन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को? ये चीजें क्लियर होनी है मेरी जान, ये चीजें क्लियर होंगी। ये आज ना हुई तो 2 साल बाद कामरान होगी, सुन 10 साल रहे हैं बाद होगी। पाकिस्तानियों? ये चीजें क्लियर होंगी। नून लीग कह रही है अच्छा, सुप्रीम कोर्ट डार भाई, मेरी आपसे को सवाल है। ये ठीक मर नहीं भी है। गया तो इश्तिहार अंगेजी, ये उसकी नेशनल लाश को इलेक्शन भी प्लान टांगो। इन पे ये फैसला मुशर्रफ के साथ आया एक बता रहे था हो, ना, जी, और क्या उसके उतरने के 12 साल बाद आया था। कामरान, ये चीजें तय होंगी पाकिस्तान कामरान, में, अभी होंगी। सर, आ रहा हूं आपके पास है, डार भाई आपके पास है। गद्दार चलिए होने के पहले लिए उनके एक ही पास रास्ता है, इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान को खुदा मान लो, इमरान खान को भगवान मान लो तो गद्दार नहीं है। तो मैं गद्दार आओ, कहेगा, मैदान मैं उसके लगाओ, बाप को भी गद्दार मैदान। कहता हूं, हाँ। उसके दोनों को मैं दादा कह साहब रहा हूं, को गद्दार मैदान कहता लगाओ, हूं। इलेक्शन से ये ना बिल्कुल भागो। क्लियर है इसके ऊपर, जहां मर्जी डिबेट कर ले हमारे साथ। पूरा मैदान लगाओ इलेक्शन का, ये बात बाकी हमारे साथ ना करें, मैंने पहले भी आपको कहा था। सारी जिंदगी अंग्रेज और मगरिब पे लेक्चर देते रहो, पूरा और गद्दार इलेक्शन का दूसरों को मैदान भी लगाएंगे आप। भाई वो तो आपके मुंह पे बात गद्दारी ऐसे कर थे, रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इलेक्शन प्लान करते के थे। तहत आती है। अगर इस मुल्क में कोई आइन और कानून हो तो ये सब कुछ जो इश्तिहार अंगेजी कामरान, फैलाई इनको जा रही बोलो। है, ये नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत आती है। अब इसका एक ही तरीका है कि इस मुल्क के जो पाकिस्तानी, जो हम सब तंग हैं, हम चंदा करें, कोई अपनी चीजें बेचें, जायदादें बेचें, और कड़वा घूंट आखिरी पी के न्याजी और इनके टोले को काले पानी के करीब किसी जजीरे में को खरीद दें छोटा सा, वहां उनको ये भगवान बना लें, वहां उनको ये बादशाह बना लें, वहां ये अपनी सल्तनत कायम करे, खुद आइन लिखे, सुबह और शाम को उठा के उसे समंदर में डाल दे, और ये अपने 9 रतन जो हैं ये उठा के वहां ले जाएं, वो इनकी पूजा करें, ये उनकी पूजा करें, हमारी जान छोड़े। इस मुल्क में आग लगाने का जो इन्होंने प्लान बनाया है, असल साजिश ये है। पूछना ये है कि इधर पैसे कैसे आ रहे थे, लाख लाख के मजमे जो जमा हो रहे थे, उसको कौन फंड कर रहा था? ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि यहाँ आग लगाने के नाम पे 1-1 लाख लोगों के, अभी खत्म नहीं 10 हुआ लाख, उस्मान भाई। 10 लाख लोग, अगर मान लिया जाए 10 लाख नहीं, अच्छा, एक मैं एक ब्रेक लेके उस्मान डार साहब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल स्पीकरशिप के ऊपर जो आने लगा है वो इस ब्रेक के बाद आएगा। डार साहब आप मेरे साथ हैं, मैं आपको कहने लगा हूं, मेरा क्या जी, मेरा ना मेरे प्राइम मिनिस्टर बनना है, अगर ये फैसला आ गया उस तरफ, और ना मेरी, हाँ मेरे सुन तो ले मेरी जान, मैं ये कह रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की तरह आपको क्या कह रहा हूं, जब प्राइम मिनिस्टर कहता है ना मुझे क्या है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, सुन तो ले, आपसे सवाल है, मुझे क्या है, फैसला इस तरफ आए उस तरफ आ जाए, ना मैंने ऑपोजिशन में जाके विक्टिम बनना है आपका, ना मैंने गवर्नमेंट में आके, अगर गवर्नमेंट के हक में आ गया तो मौजे भाई हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दोनों से एग्री करवाओ। सवाल तो यार उस्मान भाई, सवाल तो सुन लें, फिर आप कहते हैं टाइम नहीं देता आपको। आज इस स्पीकर की बात मान ली गई जो आपका था, कल मेरे मुंह में खाक, आप पावर में कभी भी ना आए और ये आ गए आज पावर में, ठीक है, और इनका स्पीकर बैठा हो, उसके बाद वो जो आपका हाल करेगा, जो जिस तरह इस स्पीकर ने किया, आपके लिए एक्सेप्टेबल यस और नो? मेरे पास टाइम नहीं है। या सादक से बदतर स्पीकर नहीं आ सकता, जिसने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया था इलेक्शन कमीशन में, भुगता हुआ है हमने इनका स्पीकर का। ठीक है डार साहब, इनकी अल्लाह पंजाब आपको हुकूमत भी सलामत भुगती रखे। हुई है, जब इमरान इनका खान तोती साहब को हाथ बोलता जोड़ के था कह दें कि मेरी इस मुल्क को अमन व आमा वाले तरीके से इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, ये फांसियां लामती ना करवाएं। कल तक इजाजत।